मैं डी कुमार सानी स्वागत करता हूं आपको हमारे यूट्यूब चैनल डायरेक्ट क्लासेस में। आज बहुत दिनों के बाद ही मेरा वीडियो जा रहा है, क्योंकि मैं किसी वजह से क्लास नहीं ले रहा था। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि मैट्रिक एग्जाम बेहद करीब है, उसके लिए मैंने सोचा कि फिजिक्स से कुछ क्वेश्चन मैं फेस करके डाल दूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में उपस्थित बेल बटन को भी दबा दीजिए, क्योंकि जो भी वीडियो यहाँ से डाला जाए तो नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उन्हें तहे दिल से धन्यवाद, और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। तो चलिए चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस सीरीज़ में लगभग 30 क्वेश्चंस है जो कक्षा 10 के फिजिक्स चैप्टर 4 विद्युत से लिया गया है, और सारा का सारा क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो आने वाले एग्जाम में लाभदायक हो सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं और समझते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध के बारे में आप लोग पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े हैं तो मैं छोटे शब्दों में बता देता हूँ कि जो धारा का विरोध करता है उसे क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। जो धारा का विरोध करता है उसे प्रतिरोध कहते हैं। तो इसके लिए ऑप्शन 4 है। इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है ए वाट, बी जूल, सी ओम और डी ओम मीटर। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो हमारा सी होगा, यानी कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम होता है। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन है, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? जी हाँ, तो इसके लिए 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए जूल, ऑप्शन बी कैलोरी, ऑप्शन सी वाट और ऑप्शन डी वोल्ट। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो सी के साथ जाएगा, वाट, यानी कि विद्युत शक्ति को किस में मापते हैं? वाट में मापते हैं। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है। जो विद्युत धारा होता है उसका एसआई मात्रक क्या होता है, यानी कि मापने की यूनिट क्या होता है। तो विद्युत धारा को किस में मापते हैं? ऑप्शन नंबर ए ओम में, ऑप्शन नंबर बी वोल्ट में, ऑप्शन नंबर सी वाट में, कि ऑप्शन नंबर डी एम्पियर में। ठीक है, तो विद्युत धारा को किस में मापते हैं? हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो डी के साथ चला जाएगा। किसके साथ? डी के साथ, यानी विद्युत धारा का एसआई मात्रक किस में क्या होता है? एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर होता है। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन है, विद्युत विभव का एसआई मात्रक क्या होता है। विद्युत विभव का एसआई मात्रक क्या होता है? ठीक है, विद्युत विभव का एसआई मात्रक क्या होता है। चलिए विद्युत विभव के बारे में आप लोग जानते होंगे, अगर नहीं जानते मैं समझा देता हूं कि जब इकाई घन आवेश को किसी विद्युतीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर तक ले जाने में जो कार्य संपन्न होता है उसी को विद्युत विभव कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत विभव कहते हैं। तो उसका जो होता है एसआई मात्रक क्या होता है? इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए में है एम्पियर, बी में है जूल, सी में है वोल्ट और डी में है वाट। तो ये हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो चला जाएगा सी के साथ, यानी वोल्ट के साथ। किसके साथ जाएगा? वोल्ट, यानी विद्युत विभव का एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 5वां नंबर क्वेश्चन है, परिपथ में विद्युत धारा किसमें मापा जाता है? किससे मापा जाता है? सॉरी, परिपथ में विद्युत धारा किससे मापा जाता है, यानी विद्युत धारा को मापने वाला यंत्र क्या है। ठीक है, विद्युत धारा को किस यंत्र से मापते हैं? तो इसके लिए 4 ऑप्शन है। वोल्ट मीटर से, कि एमी मीटर से, कि दोनों से, कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए मीटर से मापते हैं। किस में मापते हैं? ए मीटर से मापते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन यानी कि छठा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। छठा क्वेश्चन है हमारा, परिपथ में विभवांतर किस में मापा जाता है। विभवांतर किस में मापा जाता है? परिपथ में जो विभवांतर होता है, दो विभवों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? विभवांतर कहते हैं। तो उसको किससे मापा जाता है? तो उसको मापने के लिए इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। ए वोल्ट मीटर से, कि बी ए मीटर से, कि सी दोनों से, कि डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो चला जाएगा ए के साथ, यानी वोल्ट मीटर से। विद्युत विभवांतर को किस में मापते हैं? वोल्ट मीटर से मापा जाता है। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन 7वां नंबर क्वेश्चन है कि ए मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है। ए मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? ए नंबर है श्रेणी क्रम में, बी नंबर में है समानांतर क्रम में, सी नंबर दोनों में, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो ए मीटर को विद्युत परिपथ में इसका जो राइट आंसर होगा वो ए के साथ चला जाएगा, यानी कि श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है,
जो प्रतिरोध जोड़ने का जो टेक्निक होता है वो दो तरीका से होता है, एक श्रेणी क्रम और दूसरा समानांतर क्रम। श्रेणी क्रम का मतलब होता है कि एक के पीछे एक, जैसे एक यहाँ लग गया तो एक यहाँ लगेगा, फिर एक यहाँ लगेगा, फिर एक यहाँ लगेगा। यानी कि हमारे जो टॉर्चों में जो सेल लगता है, बैटरी लगता है, हम लोग देखते हैं कि एक के पीछे एक लगता है, वो हो गया श्रेणी क्रम। ठीक है, तो श्रेणी क्रम में जो है एमीटर को विद्युत परिपथ में जोड़ा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा 8वां क्वेश्चन है कि जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होता है। बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। किसी भी तार में यानी किसी भी मेटल में विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो किसकी वजह से होता है? आप लोग जब धातु पढ़े होंगे तो उसमें बताया गया होगा कि इलेक्ट्रॉन की वजह से ये विद्युत धारा प्रवाह होता है। ठीक है, तो जब भी किसी तार में हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो गतिशील कौन गति करने लगता है? ठीक है, कौन गति करता है? ए नंबर। अब इसका ए नंबर क्या है? इलेक्ट्रॉन, बी नंबर न्यूट्रॉन, सी प्रोटॉन और डी ऑल। तो किस में करते हैं? कौन गतिशील हो जाता है? तो ए नंबर के साथ चला जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन के साथ। ठीक है, यानी कि जब किसी मेटल में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो उस मेटल के अंदर उपस्थित इलेक्ट्रॉन गतिशील हो जाते हैं, जिसकी वजह से विद्युत धारा प्रवाहित होती है। आशा करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन यानी 9वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जूल बटा कूलम किसके बराबर होता है? जूल बटा कूलम किसके बराबर होता है? तो जूल बटा कूलम जो होता है एम्पियर के बराबर होता है। यानी कि हमारा करेक्ट आंसर किसके साथ जाएगा? हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो सी के साथ चला जाएगा, यानी कि एम्पियर के साथ जाएगा। ठीक है, यानी कि सी इसका करेक्ट आंसर होगा। जूल बटा कूलम याद रखिएगा किसके बराबर होता है? तो एम्पियर के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर। विद्युत जनित्र क्या उत्पन्न करता है? सबसे पहले बता दूं कि विद्युत जनित्र क्या होता है। विद्युत जनित्र का मतलब होता है जनरेटर को विद्युत जनित्र कहते हैं। ठीक है, आप लोग जनरेटर से भली भांति परिचित होंगे कि ये जनरेटर का काम क्या है। तो जनरेटर क्या करता है? विद्युत जनित्र क्या उत्पन्न करता है? प्रतिरोध उत्पन्न करता है, बी नंबर है। विद्युत धारा उत्पन्न करता है कि सी दोनों उत्पन्न करता है कि डी इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा कि विद्युत जनित्र यानी जनरेटर क्या उत्पन्न करता है? विद्युत धारा को उत्पन्न करता है, यानी कि बी जो है राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा जो 11 नंबर क्वेश्चन है वो किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? तो किलोवाट घंटा जो होता है वो किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? तो किलोवाट घंटा जो है ए प्रतिरोध का मात्रक है, बी विद्युत शक्ति का मात्रक है, कि सी विद्युत ऊर्जा का मात्रक है, कि डी समय का मात्रक है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा किसके साथ चला जाएगा? वो विद्युत ऊर्जा के साथ जाएगा। किसके साथ जाएगा? विद्युत ऊर्जा के साथ। यानी कि इसका करेक्ट आंसर सी होगा, विद्युत ऊर्जा के साथ। विद्युत ऊर्जा जो होता है किलोवाट घंटा का मात्रक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है विद्युत हीटर में किस तार का प्रयोग किया जाता है? जो विद्युत हीटर होता है, जो ठंडी के मौसम में लोग उसका यूज करते हैं तापमान के लिए, टेम्परेचर के लिए, तो उसमें किस तार का उपयोग किया जाता है? ए नंबर है नाइक्रोम का, बी नंबर है तंबा का, सी नंबर एल्युमिनियम का और डी नंबर लोहा का। तो विद्युत हीटर में किस तार का उपयोग करते हैं? तो विद्युत हीटर में हम लोग नाइक्रोम के तार का उपयोग करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, याद रखिएगा कि विद्युत हीटर में किस तार का प्रयोग किया जाता है? तो नाइक्रोम के तार का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी 13 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है विद्युत फ्यूज किसका बना होता है? विद्युत फ्यूज किसका बना होता है? विद्युत फ्यूज जो होता है हम लोग के घरों में जो मेन बोर्ड होता है उसमें लगा होता है। ठीक है, जो उसमें लगा होता है वो एक तार होता है। ठीक है, वो इसलिए लगाया जाता है कि जब बाय द वे ज़्यादा वोल्टेज आ गया हमारे घरों में, तो सबसे पहले वही क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। क्या हो जाएगा? पिघल जाएगा, जिससे घर का लाइन जो है कट जाएगा, करंट कट जाएगा, और घर में जितने भी हम लोग पंखा है, टीवी है, जितने भी चीज़ अटैच है उससे, वो जलने और ख़राब होने से क्या हो जाएगा? बच जाएगा। ठीक है, तो विद्युत फ्यूज किसका बनाया जाता है? तो विद्युत फ्यूज जो है ए नंबर लोहा और तांबा के मिश्रण से बनाया जाता है, कि चांदी और तांबा के मिश्रण से बनाया जाता है, सी की एल्युमिनियम और तांबा के मिश्रण से बनाया जाता है, कि डी नंबर सीसा और टीन का मिश्रण से बनाया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारे डी के साथ जाएगा। किसके साथ जाएगा? डी के साथ। सीसा और टीन के मिश्रण से क्या बनाया जाता है? विद्युत फ्यूज का निर्माण किया जाता है। ठीक है, चलिए आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। हमारा 14वां नंबर क्वेश्चन है प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है? प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है? ए नंबर है वोल्ट, बी नंबर है ओम, सी नंबर है ओम मीटर और डी नंबर है वाट।
तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी ओम मीटर। क्या होगा? ओम मीटर। याद रखिएगा, प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम और प्रतिरोधकता का जब बात आ जाएगी तो वहाँ पे आप लोग किस पे टिक कीजिएगा? ओम मीटर पे। किस पे? ओम मीटर पे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा 15वां क्वेश्चन है, वो कौन सी धारा है जिसका मान बदलता रहता है? वो कौन सी धारा है जिसका मान बदलता रहता है? ठीक है, ए नंबर ऑप्शन है एसी का, बी नंबर डीसी का, सी दोनों का और डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ए नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि एसी का मान बदलते रहता है। एसी का मतलब फुल फॉर्म होता है अल्टरनेट करंट। ठीक है, तो ये जो होता है इसका मान जो है बदलते रहता है। क्या होता है? बदलते रहता है। ठीक है, और एसी जो होता है बहुत ही घातक होता है। एसी धारा जो होता है बहुत ही घातक होता है। ठीक है, इसको जब ये किसी इंसान को टच कर जाता है, यानी कि हम लोग सुने होंगे कि उसको लाइन मार दिया, उसको मार दिया, तो ये जो है एसी इतना खतरनाक होता है कि जिसको भी मार देगा समझिए दांत दिखा के जाना ही पड़ेगा ऊपर। ठीक है, ये इतना घातक होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, इनमें से कौन अर्धचालक है? अर्धचालक के बारे में बताए थे जब मैं धातु पढ़ाया था, तो उसमें आप लोगों को पता होगा कि अर्धचालक क्या है। तो अर्धचालक इनमें से कौन है? लोहा है, सिलिकॉन है, तांबा है, कि इनमें से सभी है? तो आप लोगों को याद होगा कि अर्धचालक में किस अर्धचालक इसमें से कौन है? तो सिलिकॉन है। कौन है? सिलिकॉन। धातु, अधातु और उपधातु के बारे में जब बताया गया था तो उसमें आप लोगों को बताया गया था सिलिकॉन और जर्मेनियम जो है उसमें करंट जाता है लेकिन रुक रुक के जाता है, इसलिए उसे क्या कहते हैं? अर्धचालक कहते हैं। तो ये अर्धचालक कौन है? सिलिकॉन। किस पे हम टिक कर देंगे? सिलिकॉन पे। ठीक है, चलिए आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। हमारा 17 नंबर क्वेश्चन है कि 1, 2 और 3 ओम के 3 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, तो इसका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? इसका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? फिर से इस क्वेश्चन को समझेंगे, बहुत ही मस्ट क्वेश्चन है। 1, 2 और 3 ओम के 3 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, तो इसका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? तो श्रेणी क्रम में किसी भी श्रेणी क्रम में समतुल्य प्रतिरोध बराबर, यानी आर बराबर होता है R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी जितना भी ये प्रतिरोध का मान दिया गया है उसको क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। R1 कितना है? 1 ओम, R2 कितना है? 2 ओम, और R3 कितना है? 3 ओम। तो इसको जोड़ देंगे तो 2 ओम 1 ओम कितना हो जाएगा? 3 ओम, और 3 ओम कितना हो जाएगा? 6 ओम। यानी कि ठीक है, इसको हम लोग ऐसे सॉल्व कर देंगे। R बराबर हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 इक्वल टू 6 ओम जो होगा इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर होगा। यानी कि ये हमारा आंसर किसके साथ जाएगा? ए के साथ जाएगा। किसके साथ? ए के साथ जाएगा। आ गया समझ में? आशा करता हूँ समझ में आ गया हो। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, यानी कि हमारा 18वां क्वेश्चन है। हमारा 18 नंबर क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल से है। इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे क्योंकि एग्जाम में न्यूमेरिकल भी पूछता है, इसलिए मैंने 2-4 न्यूमेरिकल भी इसमें डाला है। किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। किसी बल्ब में 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, तो फिलामेंट का प्रतिरोध क्या होगा? आप लोग जब ओम का नियम पढ़े होंगे कि किसी चालक के सिरे का बीच का विभवांतर उसमें प्रवाहित किया गया धारा के अनुक्रमानुपाती होती है। ये ओम का नियम है। ठीक है, तो ओम के नियम के अनुसार हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। थोड़ा स्क्रीन पे ध्यान दीजिएगा। ओम के नियम के अनुसार होता है कि किसी चालक के सिरे का बीच का विभवांतर उसमें प्रवाहित किया गया धारा के अनुक्रमानुपाती होती है, यानी कि I बराबर V बटा R होता है। I बराबर V बटा R होता है। ठीक है, तो आप हमको R निकालना है, तो R बराबर हम इस फॉर्मूला से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? R बराबर हो जाएगा क्या? V बटा I। क्या हो जाएगा? V बटा I। क्या हो जाएगा? V बटा I। इसी फार्मूला से हम लोग निकालेंगे। ठीक है, इसी फार्मूला से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूँ, यानी कि R बराबर, R जहाँ प्रतिरोध है, V बटा I। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, वोल्ट का मान कितना है? तो 220 वोल्ट, यहाँ 0। ठीक है, बटा यहाँ पे जो है I यानी धारा। I का मतलब क्या होता है? धारा होता है। तो धारा कितना है? 2 एम्पियर। तो इसमें बटा में 2 दे देंगे, इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 220 जो है 2 से कटेगा तो कितना हो जाएगा? 110। यानी कि जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो डी के साथ जाएगा। किसके साथ जाएगा? डी के साथ। यानी कि किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, तो उस फिलामेंट का प्रतिरोध कितना हो जाएगा? 110 ओम। कितना हो जाएगा? 110 ओम। चलिए आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन पे चलता हूँ।
बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? बैटरी आप लोग देखे होंगे, ठीक है, तो उससे कौन सी धारा प्राप्त होती है हमें? एसी टाइप का होता है, बी नंबर की डीसी की, एसी और डीसी दोनों की, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो हमारा डीसी होगा, यानी कि बी के साथ जाएगा। किसके साथ? बी के साथ। यानी हमें बैटरी से कौन सी धारा प्राप्त होती है? डीसी। डीसी का मतलब होता है डायरेक्ट कनेक्शन। ये जो होता है घातक नहीं होता है। आप लोग इसे छू भी दीजिएगा तो कुछ नहीं होगा, लेकिन एसी को छू दीजिएगा तो छूने में देरी होगा, लेकिन मुँहने में देरी नहीं होगा, ठीक है। इसलिए एसी से दूर रहिएगा, डीसी से थोड़ा नज़दीकी रहेगा तो चलेगा, ठीक है। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन यानी 20 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक एचपी यानी एक अश्व शक्ति कितना के बराबर होता है? एक एचपी अश्व शक्ति जिसको बोला जाता है। एग्जाम में अगर अश्व शक्ति दे तो उसे समझ जाइएगा, और एचपी दे तभी समझ जाइएगा। एचपी का मतलब हॉर्स पावर, ठीक है। हॉर्स मतलब घोड़ा, पी मतलब पावर, इसलिए एचपी बोलते हैं इसे, ठीक है। तो एक एचपी कितना के बराबर होता है? तो ए नंबर ऑप्शन है 746 वाट, बी नंबर 736, सी नंबर 767, डी नंबर 756। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 746 वाट। कितना होगा? 746 वाट। याद रखिएगा कि एक अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वाट। चलिए आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। आगे की तरफ बढ़ता हूँ, यानी कि हमारा 21वां क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। 21वां क्वेश्चन है, एक जूल का मान होता है, एक जूल का मान होता है, यानी कि एक जूल कितना कैलोरी के बराबर होता है। आपको बताना है कि एक जूल जो है कितना कैलोरी के बराबर होता है। एक जूल जो है कितना कैलोरी के बराबर होता है? तो चलिए, ए नंबर ऑप्शन है 4.18 कैलोरी, बी नंबर ऑप्शन है 0.24 कैलोरी, सी नंबर ऑप्शन है 0.42 कैलोरी, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो जाएगा, किसके साथ जाएगा? सी के साथ जाएगा। यानी कि एक जूल में लगभग 0.4 कैलोरी ऊर्जा होता है। अब आगे बढ़िए, आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। 22 नंबर क्वेश्चन पे मैं चलता हूँ। 22 नंबर क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में कौन सा संबंध सत्य है? निम्नलिखित में कौन सा संबंध सत्य है? चलिए, निम्नलिखित में कौन सा संबंध सत्य है? ए नंबर दिया है V बराबर 1/R, बी नंबर में दिया है V बराबर 1/R, और सी में दिया है V बराबर IR, और डी में दिया है V बराबर IR²। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो ओम के नियम से होगा। वो कौन सा होगा? वो हमारा सी के साथ जाएगा। किसके साथ जाएगा? सी के साथ, यानी V बराबर IR। ये ओम के नियम के अनुसार आप लोग सॉल्व कर सकते हैं इसको, क्योंकि ओम का नियम बराबर क्या होता है? I बराबर V/R, V बराबर IR हम कह सकते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, यानी कि हमारा करेक्ट आंसर सी होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 23 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, ठीक है। तो एक ए में ऑप्शन है 1.6 × 10 के पावर -3। ये जो 10 - 19 दिया है, ये समझ जाइएगा कि ये पावर में -19 है, ठीक है। 1.6 × 10 के पावर -30, इसको माइनस में समझ लीजिए, चूँकि टाइपिंग में कुछ गड़बड़ हो गई है, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, ठीक है। चलिए सी नंबर में चलते हैं, यानी कि मेरे कहने का मतलब आप लोग समझ गए होंगे कि ये जो आप लोग समझिए थोड़ा ध्यान से। ये जो 1.6 × 10 के पावर -19 दिया है, इसको पावर में -19 समझना है। क्या समझना है? पावर में -19 है। ये बी नंबर में क्या समझना? पावर में -30 है। तो ये आप लोग थोड़ा एडजस्ट कीजिएगा, क्योंकि टाइपिंग में मुझसे मिस्टेक हो गई है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? तो ए नंबर ऑप्शन 1.6 × 10 के पावर -19 कूलम, बी में ऑप्शन 1.6 × 10 के पावर -30, सी में 1.6 × 10 के पावर 27, डी में इनमें से कोई नहीं। तो हमारा करेक्ट आंसर जो होगा ए के साथ जाएगा कि 1.6 × 10 के पावर -19 जो होता है इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है। और इलेक्ट्रॉन पे कौन सा आवेश होता है? ऋणात्मक या धनात्मक? तो हमारा जवाब जो होगा ऋणात्मक। इलेक्ट्रॉन पे याद रखिएगा कि इलेक्ट्रॉन पे हमेशा ऋणात्मक आवेश ही होता है, यानी इलेक्ट्रॉन हमेशा माइनस में ही होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 24 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? अभी हमने, मेरा पहला क्वेश्चन था कि प्रतिरोध के बारे में बताया था। जो धारा का विरोध करे उसे क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे किसी चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? यानी कि ए नंबर चालक की लंबाई पर, बी नंबर चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, सी में है चालक की प्रकृति पर, और डी में उपरोक्त सभी पर। ये जो करेक्ट आंसर होगा ये डी होगा, सभी पर होता है, ठीक है। क्योंकि किसी, समझिए थोड़ा ध्यान से, किसी चालक की अगर लंबाई ज़्यादा होगा तभी प्रतिरोध क्या हो जाएगा? घटेगा और बढ़ेगा।
अगर चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यानी उसका किसी तार का क्षेत्रफल ज़्यादा हो जाएगा तभी उसमें जो है धारा प्रवाहित करेंगे, तभी उसका प्रतिरोध घटता बढ़ता रहेगा, परिवर्तनशील रहेगा। उसके बाद देखिए चालक की प्रकृति पर, यानी चालक कैसा है। अगर चालक अच्छा क्वालिटी का है तो उसका प्रतिरोध कुछ अलग ही होगा, ठीक है। अगर चालक कम है तो चालक कम क्वालिटी का है, कम गुणवत्ता वाला है, तो उसके लिए जो है कुछ अलग ही उसमें प्रतिरोध होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, आशा करता हूँ समझ में आ गए होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। अगला क्वेश्चन है अर्धचालक का ताप बढ़ने पर उसका प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोध पर क्या असर पड़ता है, ठीक है। ए नंबर है बढ़ता है, बी में घटता है, सी में अपरिवर्तनशील रहता है, डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट जो आंसर होगा वो अपरिवर्तनशील रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। किसी अर्धचालक पे आप टेम्परेचर बढ़ाइए या घटाइए उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन है कि अर्धचालक का ताप बढ़ने पर, अर्धचालक का ताप बढ़ने पर उसका प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ता है कि घटता है कि अपरिवर्तनशील रहता है। तो आपका जवाब हमेशा क्या रहेगा, अपरिवर्तनशील, यानी कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है लंबाई बढ़ने से तार का प्रतिरोध क्या हो जाएगा। ए नंबर है बढ़ता है, बी घटता है, सी कोई परिवर्तन नहीं होता और डी इनमें से कोई नहीं। तो मैं बता देता हूं कि जब किसी तार की लंबाई बढ़ जाती है तो उसमें प्रतिरोध का मान भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। मान लो एक छोटा तार है और एक बहुत बड़ा तार है, ठीक है, और दोनों में मैं करंट यहाँ पे, ये छोटे तार में भी एक बल्ब जला रहा हूँ, यहाँ छोटा, मान लो यहाँ बल्ब जल रहा है छोटा सा, और एक बड़ा तार में भी बल्ब जला रहा हूँ। तो जो बड़ा तार होगा हम लोग देखेंगे उसमें थोड़ा बल्ब डिम टाइप का जलता है जब हम लोग बैटरी से कनेक्शन देंगे, और जिस बल्ब का तार छोटा है वो बल्ब थोड़ा तेज में जलता है, ठीक है। तो जब उदाहरण के लिए मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो जब तार की लंबाई बढ़ा देते हैं तो उसमें प्रतिरोध का मान भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। याद रखिएगा, किसी चालक की लंबाई जब बढ़ जाएगी तो प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। तो लंबाई बढ़ने से तार का प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ता है। तो हमारा आंसर जो होगा किसके साथ जाएगा, ए के साथ, यानी कि ए नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट है, बढ़ता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यानी कि हमारा 27वां क्वेश्चन है विजातीय आवेशों के बीच किस प्रकार का बल लगता है। विजातीय आवेश के बीच किस प्रकार का बल लगता है। ए नंबर आकर्षण बल, बी नंबर प्रतिकर्षण बल, सी नंबर गुरुत्व बल, डी चुंबकीय बल। तो विजातीय जो गुरु होता है, विजातीय से चुंबक देखते होंगे कि जब हम लोग बचपन में जब चुंबक से खेलते थे तो उल्टा चुंबक जो होता है वो नहीं सटता है, क्योंकि वो उल्टा जैसे चुंबक हम लोग ऐसे करते थे तो नहीं सटता था, तो ठीक है। तो सेम ऐसा ही कंडीशन है कि विजातीय आवेशों के बीच किस प्रकार का बल लगता है, यानी अलग अलग आवेश, एक प्लस है और एक माइनस है, तो उसमें आकर्षण का गुण पैदा होता है, ठीक है। और दोनों जब ध्रुव एक जैसे हो जाएंगे, दोनों को यानी प्लस और प्लस, तो एक दूसरे को विकर्षण करते हैं, यानी कि एक दूसरे को अलग हटाते हैं। यही कारण है कि चुंबक, उल्टा चुंबक नहीं सटता है, ठीक है, और सीधा चुंबक जो है सट जाता है, ठीक है। जब हम लोग चुंबक के जो सजातीय ध्रुव एक दूसरे के सामने आते हैं तो चुंबक देखते हैं कि नहीं चिपक पाता है, लेकिन जैसे हम लोग सीधा उसको करते हैं तो उल्टा सीधा करते हैं तो आपस में क्या हो जाता है, विकर्षण हो जाता है, आकर्षण हो जाता है। तो ये उसका ध्रुव के आवेशों का जो है ड्रामा है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि विजातीय आवेशों के बीच किस प्रकार का बल लगता है, तो विजातीय आवेशों के बीच आकर्षण का बल लगता है। क्या लगता है, आकर्षण का बल लगता है। विजातीय आवेश भी आकर्षण का बल लगता है। विजातीय आवेश जो है एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, चिपक जाएंगे, और सजातीय एक दूसरे के साथ क्या हो जाएंगे, विकर्षित हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, ठीक है। चलिए 28वां नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 28वां नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है, ठीक है। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है, ठीक है। तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम कौन करता है। ए सोलर, ठीक है, ए सोलर, बी बल्ब, सी विद्युत सेल और डी माइक्रोफोन। तो जो हम लोग के घरों में जो टॉर्च होता है उसमें हम लोग देखते हैं कि पतला पतला सेल होता है, उसमें कुछ रासायनिक पदार्थ भरा होता है जिससे जो है बल्ब के, जो टॉर्च के बल्ब को क्या करता है, जलाता है। तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलेगा, विद्युतीय सेल बदलेगा। क्या बदलेगा, विद्युतीय सेल। आंसर किसके साथ जाएगा, आंसर सी के साथ चला जाएगा। विद्युतीय सेल जो है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, यानी कि 29वां नंबर क्वेश्चन विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है। तो इस पे थोड़ा ध्यान देंगे कि विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलेगा। ए
नंबर है विद्युत बल्ब, बी नंबर है विद्युत पंखा, सी विद्युत सोलर, और डी माइक्रोफोन। तो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक यांत्रिक ऊर्जा, यांत्रिक मतलब घूमना, ठीक है, कौन बदलेगा? पंखा बदलेगा। कौन बदलेगा? पंखा। हम लोग देखते हैं जैसे ही पंखे के प्लग को हम लोग बोर्ड से कनेक्ट करते हैं तो हमारा पंखा यांत्रिक करने लगता है, नहीं घूमने लगता है। तो वो विद्युत ऊर्जा को किस में बदल देता है? यांत्रिक ऊर्जा में। आप लोगों को बता दूं कि ऊर्जा का कभी नाश नहीं होता है। ऊर्जा ऊर्जा जो है एक दूसरे रूप में परिवर्तित होता रहता है, ठीक है, ऊर्जा का नाश नहीं होता है, ठीक है। जैसे हम लोग विद्युत को एंट्री कराए किस में? पंखा में, तो पंखा उसी ऊर्जा को किस में बदल देगा? यांत्रिक में बदल देगा। किस में बदल देगा? यांत्रिक में बदल देगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा तीसरा और लास्ट क्वेश्चन है, तीसरा और अंतिम क्वेश्चन है कि विद्युत ऊर्जा को प्रकाशीय ऊर्जा में कौन बदलता है? यानी कि विद्युत ऊर्जा को प्रकाशीय ऊर्जा में कौन बदलेगा? ए सोलर, बी जनरेटर, सी पंखा और डी विद्युत बल्ब। तो विद्युत ऊर्जा को प्रकाशीय ऊर्जा में यानी विद्युत लेके प्रकाश कौन देगा? वो हमारा सही आंसर जो होगा वो किसके साथ जाएगा? किसके साथ जाएगा? हमारा सही आंसर जो होगा वो किसके साथ जाएगा? वो विद्युत बल्ब के साथ जाएगा। किसके साथ जाएगा? विद्युत बल्ब के साथ जाएगा। यानी विद्युत बल्ब जो है इलेक्ट्रिक लेकर के हमें प्रकाश प्रदान करता है। तो चलिए यही तक, अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि दूसरे बच्चों को भी फायदा मिल सके। और यदि आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को भी दबाइए। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उन्हें तहे दिल से धन्यवाद, शुक्रिया, आदाब, प्रणाम।